घंटे में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे बांग्लादेश के खास जानकारी की। हालांकि नई नहीं है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में और जब वहां घटनाक्रम हुआ तख्ता पलट का, तो उसे जोड़ा जा रहा है। शेख हसीना ने यह कह करके मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए एक दुनिया भर में बड़ी सनसनी पैदा हुई है कि वहां का सेंट मार्टिन द्वीप है, हालांकि ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, 3 किलोमीटर के दायरे का है। उस पर अमेरिका अपने इंटरेस्ट के लिए लेना चाह रहा था और शेख हसीना ने जब मना किया तो उसका खामियाजा उन्हें भुगतना तख्ता पलट के साथ में। और जब उनसे पूछा गया था कि आपने रिजाइन क्यों किया, तो उनका साफ कहना था कि वहां हिंसा के दौरान शवों की यात्रा नहीं देख सकते थे। खैर चलिए, लेकिन अगर इस बात पे गौर फरमाया जाए कि सेंट मार्टिन द्वीप पर अमेरिका की निगाहें हैं और भारत ने टेम्परेरी रूप से ही चाहे शरण दी हुई हो, फिलहाल वो भारत में है, तो भारत अमेरिका के संबंधों पे क्या फर्क पड़ सकता है, या फिर क्या इसके रिजल्ट हो सकते हैं क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क है, तो क्या कुछ इसका असर पड़ेगा विदेशी संबंधों पर, यही बड़ी बात है। और हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर करोड़ी सिंह साहब हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल SPS कटेवा साहब हैं। हमारे साथ डॉक्टर करमवीर सिंह जी जुड़ रहे हैं, जो विदेश मामलों के जानकार हैं। मैं करोड़ी सिंह साहब आपके पास में आना चाहूंगा। जो एक रिपोर्ट, मीडिया रिपोर्ट्स हैं जिसमें शेख हसीना ने कहा है कि अमेरिका की निगाहें उस द्वीप पे टिकी हुई हैं और अगर वो सरेंडर कर देती या उसको अमेरिका के दखल को स्वीकार कर लेती तो ये स्थितियां नहीं बनती। हालांकि जून के बारे में ये उन्होंने जिक्र किया है कि जून में ऐसे स्थितियां बनी और लंबे समय से उसकी निगाहें टिकी हुई हैं। तो क्या लगता है आपको कि अमेरिका की निगाहें टिकी हुई हैं और अमेरिका के दखल के चलते ही अगर ऐसा हुआ है तो भारत में उन्हें शरण देना कितना उचित होगा? क्या हमारे विदेश संबंधों पे कुछ असर पड़ सकता है? देखिए योगेंद्र जी, आपने 2-3 सवाल एक साथ पूछे हैं जी। तो पहला सवाल तो का जवाब तो यह है कि अमेरिका एक सुपर पावर है, उनको पूरी दुनिया में अपना आधिपत्य बनाए रखना है जी। और उसके लिए जहां भी उनका सामरिक हित होगा वहां वो सैन्य अड्डा भी बनाएंगे और जहां भी आसपास जहां से चुनौतियां आती हैं उसके आसपास उस सैन्य अड्डे को ज्यादा मजबूत भी करेंगे। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जो सुपर पावर है वो इस तरह की गतिविधि करेगा। अब स्पेसिफिक संदर्भ में जो आपने मार्टिन जो आइलैंड की बात की और बांग्लादेश के संदर्भ में सवाल किया, वो आइलैंड एक ऐसी जगह लोकेटेड है जहां से वो भारत को भी वाच कर सकते हैं, म्यांमार को भी कर सकते हैं, चाइना को भी कर सकते हैं और जो मलाक्का स्टेट है जहां से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है उसको किसी भी तरीके से रोकना चाहें या डिस्टर्ब करना चाहें तो कर सकते हैं अगर वहां उनका अड्डा हो तो। क्योंकि बे ऑफ बंगाल में अड्डा होने का मतलब मलाक्का जो स्टेट्स है जहां से चाइना और साउथ ईस्ट और ईस्टर्न एशिया में ट्रेड होता है, तो उसके हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट है। मिलिट्री से भी ज्यादा व्यापार का और जो सप्लाई चेन है आर्थिक दृष्टि से अमेरिका के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो निश्चित रूप से अमेरिका का इंटरेस्ट होगा। लेकिन हसीना का जिस तरह का 15 साल का टर्म रहा, उन्होंने बांग्लादेश की एक तरह की सामरिक स्वायत्तता बनाए रखने की कोशिश की, जिसको बहुत से देशों ने इस रूप में लिया कि ये तो इंडिया के कहने से है, इंडिया के बहुत नजदीक है। जो बांग्लादेश के अंदर भी ऐसा ओपिनियन बनाया गया और बाहर भी ऐसा कहा गया कि इंडिया के निर्देशन से काम करती है। फिर भी हसीना ने ये प्रयास किया कि चीन के साथ भी अच्छे संबंध रखें, अमेरिका के साथ भी रखें, भारत के लिए भी रखें, लेकिन वो चीन के साथ और अमेरिका के साथ लंबे समय तक अच्छे संबंध नहीं रख पाई, क्योंकि चीन भी कोई विशिष्ट इंटरेस्ट रखता था जो वो पूरा नहीं कर सकती थी, अमेरिका का भी नहीं कर सकती थी। फिर भी उन्होंने जो कोक्स पोर्ट है, कोक्स बाजार का, वो चीन को दिया। मोंगला भारत को, अभी चीन की कंपनी के अगेंस्ट में भारत को मिला है, जो तो ओपन बिडिंग है, तो उसमें ये नहीं कहेंगे कि फेवर किया है। लेकिन जो मार्टिन आइलैंड है, इसमें जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें अमेरिका के एक डिप्लोमेट हैं, डोनाल्ड लू,
जो लगभग 2 दशक से ज्यादा का डिप्लोमेटिक एक्सपीरियंस है, और उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो विभिन्न देशों में सरकारों को गिराने का अनुभव रखते हैं। तो पाकिस्तान में भी उनका विजिट, जो इमरान खान ने आरोप लगाया कि अमेरिका इंटरफेरेंस कर रहे हैं, उसमें भी उनका नाम आ रहा है। और यहाँ बांग्लादेश का भी उन्होंने चुनाव से जस्ट पहले विजिट किया, फिर चुनाव के तुरंत बाद उन्होंने मई में विजिट किया। और उस विजिट में जो अनाउंस किया वो ये कहा कि भाई क्लाइमेट चेंज को लेके, रोहिंग्या को लेके या आर्थिक संबंधों को लेके विजिट कर रहे हैं। उनका कोई अल्टीरियर या कोई स्ट्रेटेजिक मोटिव नहीं है। लेकिन डिप्लोमेट जो कि असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं वाशिंगटन में, जो साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, इन सब को देख रहे हैं, तो उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने ऐसा हिंट दिया हसीना को कि वो आइलैंड आप हमारे को दे दें तो आपकी सरकार स्टेबल रहेगी। लेकिन इसके अलावा हम दूसरी चीज भी देखते हैं। देखिए, विदेशी हस्तक्षेप कब होता है? जब आप आंतरिक दृष्टि से कमजोर होते हैं, आपके आंतरिक स्थिति, आंतरिक राजनीति ज्यादा कमजोर होती है, अस्थायित्व की स्थिति होती है। नहीं तो बाहर वाले हस्तक्षेप नहीं कर सकते। बाहर वाले आंतरिक राजनीति कमजोर होने का अपना अवसर लेके फायदा उठाते हैं। ये हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेश भी सोवरेन स्टेट है, कोई दबाव में आना कोई जरूरी नहीं था अगर आंतरिक राजनीति मजबूत होती तो। लेकिन जब इस तरह का राजनीतिक परिवर्तन होता है जो बहुत ज्यादा हिंसक है, तो उसमें ये थ्योरी भी आती है कि एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि ये षड्यंत्र का सिद्धांत है, वो हर जगह आता है। पाकिस्तान में भी इमरान खान को लेके आया, और देशों में भी जहां भी इस तरह का परिवर्तन होता है, ये अफगानिस्तान को लेके भी आया, लीबिया को लेके भी, लीबिया में भी ऐसा ही परिवर्तन हुआ था। तो हर जगह ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, हम जो राजनीति का अध्ययन करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का, उसका करते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विभिन्न देश हैं, वो अवसर ढूंढते हैं और अपने हित को, सामरिक हित, आर्थिक हित के लिए फायदा उठाते हैं। जी योगेंद्र जी, वापस लौटूंगा आपके पास में, करमवीर जी के पास में जाना चाहूंगा मैं। करमवीर जी, जिन डिप्लोमेट की चर्चा की जा रही है, अगर ऐसा हालात हैं तो वो किसी भी मुल्क के लिए, वहां की अस्थिरता के लिए, मुझे लगता है कि मंसूबे बड़े खतरनाक हैं। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी सियासी गलियारों में कई चर्चा आ गई कि भारत में ऐसे हालात बन सकते हैं। हालांकि मुझे कहीं कोई संदेह नहीं लगता कि भारत में ऐसे हालात बन सकते हैं। जो टारगेट किए गए, चाहे वो कोई भी, अब देख लीजिए, जिनमें फिलहाल के दृष्टि से हम देखें तो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो, तो लगता है कि आपको कि कुछ हमें भी एडिशनल और अवेयर रहने की आवश्यकता होगी, सजग रहने की आवश्यकता होगी, या हमारे संबंधों पे कोई असर पड़ सकता है? देखिए योगेंद्र जी, एक बात तो बहुत ही साफ साफ है, अमेरिका का इतिहास रहा है दूसरे देशों में सरकार पलटने का। जो सरकार उनके हितों की बात नहीं करती, जो उनके फेवर की नहीं है, उस सरकार को बदलने का एक लंबा इतिहास रहा। आप देखेंगे कि कई अफ्रीकन देशों में उन्होंने सरकारों का तख्ता पलट किया है, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में उन्होंने तख्ता पलट किया है, और एशिया के कई देशों में आप देखेंगे कि उनके अंदरूनी जो राजनीतिक मामले हैं उनमें उनकी दखलंदाजी जो है हमेशा रही है। और पाकिस्तान तो इसका उदाहरण रहा है। ओपनली जो है इमरान खान ने इस चीज के जो है उनके ऊपर आरोप लगाए थे। और इसके अलावा भी आप देखेंगे जब बांग्लादेश आजाद हुआ उस समय भी अमेरिका की जो है क्या स्टैंड रहा। वो तो कभी चाहते नहीं थे कि ये पाकिस्तान से अलग हो, ये कभी भी आजाद हो। तो एक तरफ तो अमेरिका कहता है कि भारत का साथ चाहिए उसे एक स्टेबिलिटी लाने में, सिक्योरिटी जो है वो मेंटेन रखने में इंडो पैसिफिक रीजन में। अगर ये बात सही है कि बांग्लादेश में अवामी लीग सरकार को डिस्टेबलाइज करने में, उसका तख्तापलट करने में अमेरिका का हाथ है, तो ये भी इससे जाहिर होता है कि अमेरिका की इसमें दोगली जो है नीति होगी। एक तरफ तो भारत के मित्रता की बात करता है, दूसरी तरफ है इस तरह की जो एंटी इंडिया फोर्सेज है उनको भी सपोर्ट कर रहा है। आप देखेंगे अमेरिका का जो स्टेटमेंट आया ये तख्तापलट होने के बाद, उसमें उन्होंने कहा कि जो बांग्लादेश की आर्मी है उसको उन्होंने बहुत ही जो है अप्रिशिएट कहा कि बहुत ही कमेंडेबल उन्होंने जो उनका है, एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है अपने आप में ये। सो एक चुनी हुई सरकार को इस तरह से उखाड़ फेंकना, आप उसको जो है कह रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया, ये तो बहुत एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। सो एक तो उनका रिएक्शन भी इस तरह का आया है अमेरिका का। इसके अलावा आप देखें कई यूरोपियन कंट्रीज ने भी इसी तरह के रिएक्शन जो है दिए कि पीसफुल ट्रांजिशन होना चाहिए। भाई आप इलेक्शन के टाइम पे तो कर सकते थे कि इलेक्शन फेयर और फ्री होना चाहिए, इलेक्शन से होता है पीसफुल ट्रांजिशन तो पावर का ना।
ऐसे जबरदस्ती जो है वो नहीं किया जा सकता। और आज जिस तरह की हरकतें हो रही है आप देखेंगे बांग्लादेश में, क्योंकि अवामी लीग जो है वो एक पार्टी नहीं, वो भारत की हितैषी भी मानी जाती रही है। और बांग्लादेश के बहुत सारे लोग ये मानते रहे हैं कि भाई अवामी लीग है, इट मीन्स भारत के साथ जो है संबंध उनके अच्छे होंगे, भारत उनको सपोर्ट करता रहा है। और सेकुलर जो फोर्सेज हैं, क्योंकि अवामी लीग जो है वो प्रो सेकुलर माना जाता है, साथ में माइनॉरिटीज का भी माना जाता है कि वो भी इससे जो है सुरक्षित रहेंगे। दूसरा तबका जमात और बीएनपी जो है उनका तो सबको पता है किस तरह की जो है वो एक फंडामेंटलिस्ट फोर्सेज हैं। सो ये एक तरह से आइडियोलॉजी में भी टकराव है, और एक कौन सा प्रो इंडिया है और कौन सा एंटी इंडिया। मैं एक का एग्जांपल दूंगा। अभी इंटरिम गवर्नमेंट में उनको जो है एक बड़ा मिनिस्टर, मतलब एक बड़ा पोर्टफोलियो उनको मिला हुआ है। उनसे मैं मिला हूँ 2015 में, एक लंबा इंटरव्यू उनका लिया था ऐसे कोई एकेडमिक रिसर्च के लिए। उन्होंने कहा था 90% जो बांग्लादेशी है वो हिंदुस्तान से नफरत करते हैं। तो मैंने कहा कि जिस बांग्लादेश को आजाद कराने में भारतीय सेना ने इतना बलिदान दिया, आप उसके लिए कहते हैं कि इस तरह जो है लोग उनसे नफरत करते हैं, ये कैसे हो सकता है। वो जो है प्रोफेसर बीएनपी से जुड़े हुए हैं, और अब उनको जो है आप कहेंगे बड़ा पोर्टफोलियो उनको मिल गया है। ऐसे ही कई इस तरह की चीजें जो बीएनपी से जुड़े हुए लोग थे, जमात से जुड़े हुए लोग थे, उनको जो है सरकार में जगह दी गई है। एक तरफ तो आप कह रहे हैं बहुत न्यूट्रल गवर्नमेंट है, ये है एक दूसरी तरफ ऐसे लोगों को आप जगह दे रहे हैं जो भारत के खिलाफ, जिनका कहेंगे कि नेगेटिव एटीट्यूड रहा है शुरुआत से ही, ऐसे लोगों को सरकार में जगह दी जा रही है। आप देखें बांग्लादेश ढाका यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर तक को उन्होंने हटा दिया। उनसे भी मैं मिला हुआ हूं, हालांकि वो उस समय टीचर यूनियन, क्योंकि वाइस चांसलर तो इलेक्टेड होता है भाई, ये सरकार द्वारा नॉमिनेटेड। ढाका यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर इलेक्टेड होता है, डीन भी इलेक्टेड होते हैं, और टीचर कम्युनिटी वही इलेक्ट करती है। और एक दो प्रोफेसरों ने तो फोन पे जिनसे बात हुई तो वो कह रहे हैं कि भाई पर्सनल रिवेंज लिया जा रहा है कि ये तो भारत के सपोर्टर हैं, भारत के हितैषी हैं, ज्यादा सेकुलर हैं, इस तरह से। तो ये कई फोर्स से, हम लोग पिछले डिस्कशन में इस चीज को उठा रहे थे, ये एक बड़ा यंत्र है, इसमें कई फोर्सेज जो है वो मिल करके काम कर रही हैं। उन्होंने आर्मी जो है उसको भी यहाँ पर इस्तेमाल किया है। हो ये रहा है कि वह आरक्षण की आग तो एक महज मोहरे की तरफ मान के चले, उसकी आड़ में कई खेल खेले गए जो मीडिया रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट्स जो है उनके हिसाब से अगर हम देख लें तो एक बस इस चिंगारे का और वक्त का इंतजार था। जो भी इसमें लोग शामिल है उन्हें वक्त का इंतजार था, कैसे वक्त का फायदा उठाया जाए और जिसमें वहां की सरकार को अस्थिर किया जाए। चले, हमारे साथ में कटेवा साहब है, रक्षा विशेषज्ञ। इन्होंने पहले दिन ही कह दिया था कि इसमें साजिश की बू से इनकार नहीं कर सकते, और जिस तरह से कई कंट्रीज के हित बांग्लादेश के साथ में सदे में, वो नहीं चाहते कि उनका दखल वहां कम हो। और एक सेकुलर गवर्नमेंट के रूप में बहुत सारे जो लोग हैं कट्टरपंथी हैं, उन्हें ये रास नहीं आ रहा था। शेख हसीना के भारत के साथ में जुगलबंदी या कहूं कि मित्र व्यवहार जो रहे बांग्लादेश के, वो भी कई मुल्कों को रास नहीं आ रहे थे। मैं कटेवा साहब आपके पास में आना चाहूंगा। बातें बहुत सारी सामने आ गई, और ये बात भी सत्य है कि जो हालात बने वो किसी साजिश का हिस्सा थे। लेकिन हमारी अगर हम बात करें, क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी शरण लिए हुए हैं शेख हसीना, जब तक भी हैं, हालांकि स्थायी शरण नहीं कह सकता मैं इसे, कभी भी उन्हें दूसरे मुल्क में जहां भी बीच में चर्चा थी फिनलैंड हो जाएंगी, लेकिन अभी तक नहीं गई है। तो हमारे लिए कितनी प्रॉब्लम की बात हो सकती है, या फिर हमें ये वक्त ऐसा है कि वो मुश्किल और मुसीबत में है तो हमें हमारे रिश्ते निभाने चाहिए? देखिए योगेंद्र जी, अभी हमारी सरकार के सामने दो बड़ी चुनौती है। सबसे बड़ी चुनौती तो है कि जो बांग्लादेश में हिंदूज के ऊपर अभी जो हमले हो रहे हैं, माइनॉरिटीज के ऊपर, क्रिश्चियंस के ऊपर, उस हमले अगर ये नहीं रोके जाएंगे तो हमारा 4000 से ज्यादा किलोमीटर का बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ। तो अगर उनको वहां से वो रेफ्यूजी बन के जाएंगे तो और कोई जगह नहीं है उनके पास जाने के, या म्यांमार थोड़ा सा और बाकी हिंदुस्तान। तो हम ऑलरेडी जूझ रहे हैं। कितने सारे रोहिंग्याज हमारे पास म्यांमार से आ गए थे, और अगर ये बांग्लादेश के माइनॉरिटीज, चाहे वो हिंदू हो चाहे कोई भी उसके हो, अगर वो हमारे पास आएंगे तो उनका मैनेजमेंट एक हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। इसलिए हमारी सरकार भी उनसे जरूर डिप्लोमेटिकली भी निवेदन कर रही होगी और दूसरी तरीके से भी उनको समझाने की कोशिश कर रही होगी। और आज शाम को आपने भी एक स्टेटमेंट पढ़ा होगा कि जो उनका इंटरनल सिक्योरिटी के एडवाइजर हैं
एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर जनरल है, वहाँ ब्रिगेडियर के साथ ब्रिगेडियर जनरल बोला जाता है, उनका नाम है शेखावत हुसैन। उन्होंने मीडिया के सामने हिंदू से, बांग्लादेश के हिंदू से माफी मांगी है कि हमको माफ करो कि हम आपको सुरक्षा नहीं दे पाए। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है पूरे के पूरे बांग्लादेश के लोगों को कि हम सब लोग एक साथ यहाँ पैदा हुए हैं, एक साथ बड़े हुए हैं, और हमारा मजहब ये नहीं बोलता कि हम किसी दूसरे को इस तरह से मार गिराएं। इसके साथ साथ जो हिंदू माइनॉरिटीज थी जो बड़े बड़े शहरों में, वो भी इकट्ठे होकर के वो भी प्रोटेस्ट पे सड़क पे उतर गए। और उनमें से स्टूडेंट्स जो कहा कि बांग्लादेश के माइनॉरिटी स्टूडेंट्स की यूनियन है, उनके जो लोग हैं वो अभी आज प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से उनकी मुलाकात होनी है, और वो कोशिश की जा रही है कि ये कैसे भी करके जो हमारे माइनॉरिटीज के ऊपर जो वहां हमला कर रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं, उनको रोका जाए। अगर ये नहीं रुकेगा तो वहां एक दूसरा सिविल वॉर शुरू हो जाएगा। और आपको बता दो योगेंद्र जी, वहां हिंदुओं की संख्या इतनी कम नहीं है, 8% के करीब है। 13 मिलियन से ज्यादा लोग हिंदू हैं और 1 से 2 मिलियन के करीब क्रिश्चियन भी वहां पे हैं। तो ये 8 से 9% की जो तादाद है, इसको इस तरह से मार भगा के कोई भगाने की कोशिश करेगा तो ये ज्यादा दिन ये चलेगा नहीं, और ये बांग्लादेश के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द हो जाएगा। जैसा कि करमवीर जी ने बताया कि हालांकि ये बोल रहे हैं कि ये जितनी भी सरकार में जितने एडवाइजर लिए हैं और जो इंटरिम गवर्नमेंट में जितने भी मेंबर हैं, वो सारे नॉन पॉलिटिकल फील्ड से हैं, वो सारे प्रोफेशनल्स हैं। तो एक तरह तो सारे के सारे प्रोफेशनल जिनको कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है, इस तरह के आदमी ब्यूरोक्रेसी तो चला सकते हैं, पर सरकार को चलाने के लिए आपको कूटनीति चाहिए और थोड़ा बहुत पॉलिटिकल एक्सपीरियंस जरूर चाहिए। तो वो एक वहां इस समय नहीं है। तो देखते हैं इसके साथ साथ ये क्या होता है। दूसरा जो आइलैंड का जो जहां तक सवाल था, जो अभी किरोड़ सिंह जी ने भी बताया और करमवीर जी ने भी बताया, उस आइलैंड की इंपॉर्टेंस इसलिए है कि वो बे ऑफ बंगाल में उनके साउथ ईस्ट जो शोर है उसका कोक्स टाउन, जो कोक्स बाजार जिसको बोलते हैं, वहां से वो 8 या 9 किलोमीटर दूर है। और काफी देर तक इनकी बांग्लादेश और म्यांमार की इस आइलैंड को अपना क्लेम करते हुए काफी लड़ाई हुई है। बिल्कुल। और जब पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ था, तब ये आइलैंड था, पहले तो ये ब्रिटिश इंडिया में था, फिर ये पाकिस्तान में चला गया, फिर ये बांग्लादेश को दे दिया। तो 1974 में ये म्यांमार और बांग्लादेश में ये सुलह हो गई थी कि ये आइलैंड बांग्लादेश का ही है। परंतु वहां जितने मछुआरे हैं, जैसे कि आपने बताया, उसका टोटल एरिया 3 स्क्वायर किलोमीटर है। वैसे तो बोलते हैं वो 8 से 9 स्क्वायर किलोमीटर है, पर हाई टाइड में बाकी जगह पानी आ जाता है। तो बिल्कुल जो सॉलिड सेफ एरिया है वो 3 स्क्वायर किलोमीटर ही है। और वहां 3700-3800 लोग रहते हैं, वो मछुआरे हैं। जो ही वो मछुआरे पानी में जाते हैं, म्यांमार के लोग जो आर्मी है उनको पकड़ ले जाती है कि हमारे मैरीटाइम वाटर में ये घुस गए हैं। तो उनका अभी तक उनके साथ लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। दूसरा, म्यांमार का ये भी एक शिकायत है उनसे कि जो रोहिंग्यास हैं, जो कॉक्स उस बाजार के पास जो काटोपुलांग करके एक जगह है, जहाँ पे सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा रिफ्यूजी कैंप है। 7 लाख से ज्यादा लोग रोहिंग्यास वहां भाग करके गए थे। और अभी उन्होंने एक अराकान आर्मी करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जो अपनी वापिस म्यांमार के साथ लड़ना चाहती है, जिसे म्यांमार ने उसको डी रिकॉग्नाइज किया है। यही भी एक बोन ऑफ कंटेंशन है म्यांमार और बांग्लादेश के बीच में। बांग्लादेश इसको डिनाई करता है, परंतु अगर 7 लाख अगर वहां पर रोहिंग्यास हैं तो जरूर, तो वो म्यांमार बोलता है कि ये इस आइलैंड को यूज कर सकते हैं कि 2 किलोमीटर दूर है, यहाँ पर आकर के ये अपने बेसेस बना करके हमारे पे हमला कर सकते हैं, जो बांग्लादेश मना कर रहा है। पर यह बात जरूर है कि जियोपॉलिटिकली और स्ट्रेटेजिकली ये आइलैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक तो इंडियन ओशन का गेटवे है, और कि किरोड़ी सिंह जी ने बताया है, मैरीटाइम ट्रेड का कंट्रोल यहाँ से हो सकता है। तो इसलिए चाइना भी ये चाहेगा और अमेरिका भी चाहेगा कि ये, और भारत भी ये चाहेगा कि ये आइलैंड के ऊपर डोमिनेंस किसी और का नहीं हो।
और अगर है तो बांग्लादेश के पास हो, अगर अमेरिका वहां जरूर अगर आ गया तो ये चीन के लिए भी एक खतरा है और हमारे लिए भी एक अच्छी बात नहीं होगी। चलिए मैं वापस लौटूंगा, मैं एक मिनट आप लोगों के पास में जाना चाहूंगा क्योंकि समय का अभाव, मैं करोड़ सिंह जी के पास में जाना चाहूंगा। सर अब आगे क्या? देखिए कट्टरपंथियों की वहां पे मुझे लग रहा है कि जिसे कि तूती बोल रही है या फिर उनके कब्जे में बांग्लादेश जाता नजर आ रहा है फिलहाल, कल का मुझे पता नहीं है। सेना की खामोशी और अमेरिका का जिस तरह से तारीफ करना शेख हसीना को वहां से पदस्थ करने के बाद में तो अब लगता क्या है कितनी जल्दी वहां सुलह और सरकार पटरी पे आ पाएगी? देखिए योगेंद्र जी, आपने प्रारंभ में ये कहा था कि अगर वो कोटा सिस्टम की प्रॉब्लम थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कोटा सिस्टम को खत्म कर दिया था, केवल 5% रखा, तो उसके बाद शांति हो जानी चाहिए थी। तो कोटा सिस्टम तो एक प्रिटेक्स्ट था। उसके बाद में जो फोर्सेस थी बीएनपी और जो इस्लामिक फोर्सेस थी उन्होंने टेक ओवर कर लिया, और आज जिस तरह की हिंसा हो रही है और इस हिंसा को सुप्रीम कोर्ट को भी उन्होंने घेराव किया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने और जजों ने रिजाइन कर दिया है, रिजर्व बैंक के गवर्नर ने रिजाइन कर दिया है। तो अभी भी एक तरह की केओस की स्थिति है। तो इसको हम दो संदर्भ में, एक तो हम हिंदू मुस्लिम के संदर्भ में वो दो हम इंडिया में ज्यादा देख रहे हैं क्योंकि इंडिया में एक तरह का आउटब्रस्ट है कि हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं एक रिलीजियस अफिनिटी की वजह से, लेकिन अंदर भी इतनी प्रॉब्लम है। जितने लोगों को उन्होंने आवामी लीग के मुस्लिम्स को भी मारा, बहुत ज्यादा मारा है, मुस्लिम्स को भी जलाया है, तो फांसी पे लटकाया, उस तरह से किया है, और प्रॉपर्टी का डैमेज भी मुसलमानों का भी किया है। तो दोनों ही बातें हैं, और इसीलिए जैसे करमवीर जी ने कहा कि ये बहुत से फैक्टर्स का एक कुमुलेटिव इफेक्ट है। लेकिन भारत के साथ अमेरिका रहेगा, इस बात कई बार हमारे साथी कहते हैं कि भारत पे भी इम्पैक्ट होगा, अमेरिका भारत को भी डिटरमिन करेगा। अमेरिका की जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी है उसके हम डॉक्यूमेंट्स देखें, ट्रंप के टाइम का, 2019 का, 2022 का जो 18 पेज का व्हाइट हाउस का डॉक्यूमेंट है अमेरिका की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी को लेके, उसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि इंडिया को हम एनकरेज करेंगे, इंडिया का राइज को सपोर्ट करेंगे एज ए रीजनल लीडर। तो अमेरिका आज भी इंडिया को चाहता है कि इंडिया हमारे साथ रहे अलाई के रूप में। इंडिया के साथ समस्या है, इंडिया अलाई नहीं बनना चाहता, अलाई तो बन सकता है, अलाइन नहीं होना चाहता अमेरिका के साथ। तो अलाइन नहीं होगा तो अमेरिका को थोड़ी सी इससे परेशानी हो सकती है। तो जिस तरह से डोनाल्ड लू विजिट कर रहे हैं, इंडिया का भी विजिट किया, श्रीलंका का भी, नेपाल का भी, सब कंट्रीज का उन्होंने विजिट किया है, और हर जगह उन्होंने कोई न कोई रोल प्ले किया है। अपेरेंटली वो कहते हैं क्लाइमेट चेंज है, ह्यूमन राइट्स है, आर्थिक सहयोग है, इन चीजों की बात करते हैं। तो निश्चित रूप से वो कोई न कोई रोल प्ले कर रहे हैं जिस तरह का उनका रिकॉर्ड है। लेकिन अभी भी इंडिया तो मुझे सेफ लगता है, लेकिन बांग्लादेश की हालात बहुत खराब है, और उससे कैसे आएगा? इंडिया भी अभी इंटरफेरेंस नहीं करना चाहता। इंडिया अभी भी मान के चलता है कि इंटरनल मैटर है। चलिए सर, मैं रोकना चाहूंगा, बिल्कुल मैं रोकना चाह रहा सर, समय कम है। मैं एक बार करमवीर जी और खटेवा साहब पास में जाना चाहूंगा। करमवीर जी बहुत शॉर्ट में, क्योंकि टाइम हो चुका है हमारा। अब आगे की बात की हम करें, आगे क्या, कितना वक्त लग सकता है, या फिर जिस तरह की स्थितियां बनती जा रही हैं, एक बार पीक पे जाएंगे, उसके बाद हमको समझ में आएगा कि हम कहाँ पहुंच गए। देखिए योगेंद्र जी, मुझे लगता है कि जो सबसे पहला काम होना चाहिए, ये सब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के अलावा वो फ्री और फेयर इलेक्शन जो है वो टाइम बाउंड होना चाहिए। यानी कि 90 डेज का बांग्लादेश के लॉ के अकॉर्डिंग जो है 90 डेज का उनको टाइम दिया जाता है, उसमें इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो करवाए। लेकिन आप देखेंगे इतिहास 2006 में भी ऐसा हुआ था, इंटरिम गवर्नमेंट आई, 90 दिन का नाम लेकर के 2 साल तक पावर में रही, जो मिलिट्री बैक्ड सरकार थी। वो भारत के हित में नहीं होगा अगर दोबारा ऐसा रिपीट हुआ। सो 90 दिन के अंदर इनके विद इन 3 मंथ जो है फ्री फेयर इलेक्शन हो। भारत इसके लिए जो है प्रेशराइज करे बांग्लादेश को, और खुलकर इसके लिए आवाज उठानी चाहिए। और यही आप देखेंगे शेख हसीना के बेटे ने भी कहा कि भारत जो है सपोर्ट करे इस चीज को कि जल्दी से जल्दी फ्री और फेयर इलेक्शन करवाएं। मैं मोहम्मद यूनुस जो है उनको मैं न्यूट्रल नहीं मानता, मैं फ्री फेयर उनको नहीं मानता हूं। पहले भी देखेंगे 90 में हुआ था, उस समय चीफ जस्टिस को बनाया गया था इंटरिम सरकार का जो मेन हेड है। इस बार तो चीफ जस्टिस को हटा ही दिया, नया चीफ जस्टिस उन्होंने बना दिया, जबकि इनका तो पहले से आप देखेंगे कि झुकाव दूसरी तरफ रहा है। सो कोई
ऐसे एक तो इसकी न्यूट्रलिटी के ऊपर सवाल है, तो ऐसा कोई मैकेनिज्म हो कि फ्री फेयर इलेक्शन वहां पर हो और लॉ एंड ऑर्डर में लंबे समय तक तभी मेंटेन हो रह पाएगा, नहीं तो वहां पर सिविल वॉर जो है वो शुरू हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हालात भी ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले में भी कहा कि छात्र आंदोलन महज एक मोरा है, लेकिन उसकी आड़ में कई तरह की चीजें वहां पनप गई और अब कैसे पटरी पे आएगी चिंता की बात है। मैं कटेवा साहब 30 सेकंड में आपसे चाहूंगा कि अब क्या फोकस रखना चाहिए और कहाँ सावधानी बरतने की जरूरत है। देखिए योगेंद्र जी, सबसे पहले तो हमारी सरकार को ये उनको मदद करनी चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को नॉर्मल जल्दी से जल्दी किया जाए। आज के दिन वहां ऐसी हालत है कि पुलिस स्ट्राइक पे चली गई थी, क्योंकि पुलिस जितने जो मारे गए हैं, छात्र जो मारे गए हैं, सबको वो छात्र नेता मानते हैं कि इसके लिए जिम्मेवार पुलिस है, क्योंकि पुलिस की फायरिंग से वो सब मरे हैं। अभी सारे के सारे पुलिस स्टेशंस हैं, उनको प्रोटेक्शन आर्मी दे रही है। आज सरकार ने फिर ये डिक्लेयर किया है कि उनको जो वापस लौटे, उनकी जो मांगी थी पुलिस की, वो मानी जाएंगी और ड्यूटी के दौरान उन्होंने जो कुछ किया है उसे नजरअंदाज किया जाएगा, तो उन्हें वापस पुलिस स्टेशन में लौटने के लिए कहा है। अगर पुलिस नहीं आई और आर्मी ही लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करेगी, इंटरनल जो रिक्वायरमेंट है वो सारी की सारी आर्मी करेगी, तो जैसे कि करमवीर जी ने बताया कि आर्मी रिमोट कंट्रोल से सरकार चला रही है, तो इतना जल्दी वो चुनाव नहीं कराएगी, मुझे नहीं लगता। जी बिल्कुल, मैं माफी चाहूंगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और हमारे पड़ोसी मुल्क का हमारे लिए बहुत ही सजग और हर पल के लिए मजबूती से अपनी बात रखने की जरूरत है। और यहाँ देखने की बात भी है कि क्योंकि एक ऐसे मोड पे बांग्लादेश आ गया है जहां पे बहुत ही सजग और सावधान रहने की भी जरूरत है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।